गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार, है ना? आज की जो हमारी क्लास होगी उसको उसमें हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम हम लोग जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पॉलिटी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है जिसका नाम है मूल अधिकार। तो सबसे पहली बात हम आज यही जानने का प्रयास करेंगे कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर मूल अधिकार में हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली बात है कि हम इसमें मूल अधिकार के बारे में जानेंगे कि मूल अधिकार आखिर होता क्या है, ठीक है? अब इस मूल अधिकार को हम इतने पॉइंट्स के तहत जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा जो क्लास का दूसरा टॉपिक होगा, सब टॉपिक, उसमें हम लोग जो है इसके जो विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग एक मोटा-मोटा व्यू इसमें ले लेंगे पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 7 के माध्यम से कि आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट यही है कि संवैधानिक उपबंध क्या है? मतलब जो हमारा मूल अधिकार है, इसको संविधान में कहाँ दर्जा दिया गया, कहाँ जगह दी गई है? ठीक है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? संविधान के किस भाग में इसकी बात कही गई है? दूसरी बात, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बार लिखने का प्रयास किया। एक बार लिखा है कि मूल अधिकार को एनसीईआरटी में क्या-क्या बातें इसमें बताई गई हैं, और दूसरी बात कि मूल अधिकार के बारे में स्टैंडर्ड जो हमारी बुक्स हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत साहब की बुक या किताब हो गई और डी बसु साहब की हो गई, उसमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ से आपको मूल अधिकार का मतलब समझ में आ जाएगा, इन दोनों जगहों से, ठीक है? तो जब आपको मतलब समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि मूल अधिकारों की विशेषताएँ क्या होती हैं। उसके बाद एक बात जो कि यूपीएससी 2023 का सवाल है कि राज्य की जो परिभाषा है उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है? जिसको हम लोग अनुच्छेद 12 के तहत कवर करेंगे। उसमें ये पूछा था कि क्या सेल, एस-ए-आई-एल, आप सब जानते होंगे एस-ए-आई-एल, या जो एल-आई-सी है, ठीक है? या जो भेल है ना? बी-एच-ए-आई-एल, ठीक? इनको भी हम राज्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है? और अगर कह सकते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत कह सकते हैं? ये बात आपका 2022 में यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए, छठी बात ये है कि मूल अधिकारों के असंगत विधियाँ। मतलब अगर मूल अधिकारों के खिलाफ, ठीक है? अगर मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बनता है, तो क्या उन कानूनों को हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं कि नहीं खत्म कर सकते हैं? इसकी बात करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो 7वीं जो कि सबसे अच्छी बात है, वो है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। मिली है कि नहीं मिली है? क्या हम मूल अधिकारों पर जो कानून एक बार बन चुका है, क्या उसको हम दोबारा से बना सकते हैं या उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर हुई? तो आज की जो हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक रहेगा, वो यही रहेगा कि मूल अधिकारों में हम इन 7 पॉइंट्स के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ़ मूल अधिकारों को समझेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और उसके अलावा जो 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, उनको जानेंगे। ठीक? जब उसके आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग आज की जो सेकंड क्लास, मतलब इसी क्लास में जो सेकंड टॉपिक होगा, वो रहेगा मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या। जितने भी हमारे मूल अधिकार आपको दिए गए हैं 6, उन 6 मूल अधिकारों के बारे में एक विस्तृत हम लोग व्यू जो है आज की क्लास में देखेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो मूल अधिकार था, उसमें 7 हमारे जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 7 हमारे मूल अधिकार दिए गए थे, ठीक है? लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तब अब इस समय हमारे पास कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, ठीक है? तो 6 का नाम मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जो सबसे पहला है, वह है समता का अधिकार, और इसको जो है डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में, ठीक है? दूसरी बात, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में। तीसरी बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है हमको 23 और 24 में। और ये जो अनुच्छेद 24 है, ये यूपीएससी का फेवरेट है। ये यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा ही जाता है, हर एक प्रीलिम्स में, हर साल, लगभग हर साल आ ही जाता है। चौथी बात है कि धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 और से लेकर के 28 तक। और पाँचवीं चीज़ है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 बताता है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 6 है, वो कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 32, ठीक? एंड देन इसके बाद जो चीज़ आएगी कि मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य उपबंध भी किए गए हैं, जैसे 350 और 350 का, ठीक है? इसकी बात भी हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जिनको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रिट हो गया, रिट क्या होती है ना? बंदी प्रेक्षागृह क्या होती है? तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके डाइट एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं, तो उसको भी मैंने इसी नोट्स में मेंशन कर दिया है। ठीक है? चलिए,
तो अब जो सबसे पहली बात कि आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे देखिए, उसका जो ये और पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 संवैधानिक उपबंध, उसके बाद एनसीईआरटी से और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक से देखेंगे उसका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं, तो देख लेते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों में सबसे पहली बात ये है कि इसका संवैधानिक उपबंध। उत्तर प्रदेश पीछे का सबसे फेवरेट टॉपिक है और ये हमेशा आ जाता है मिलान करने के लिए कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की बात कही गई है। तो इसको मिलान करने के लिए हमेशा पूछता रहता है, ठीक है? लोअर पीसेस में कई बार ये पूछा गया है कि मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है? और साथ में एक बात और भी पूछा जाता है कि यह किस संविधान से लिया गया है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं कि मूल अधिकार जो हमारा है वह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में लिखा गया है। दूसरी बात, यह जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक? और तीसरी बात यह है कि संविधान के भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यह भी कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है प्रीलिम्स में, ठीक? तो इतनी बात सबको समझ में आई। अब आखिर मैग्ना कार्टा कहते किसको हैं, थोड़ा ये भी हम जो जान लेते हैं। तो इसके बारे में 2 बातें लिखी गई हैं और दोनों बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं कि एनसीईआरटी में मैग्ना कार्टा के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि यह अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा ईस्वी 1215 में सामंतों के दबाव से जारी किया गया था। यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मतलब नागरिकों के मूल अधिकार का लिखित अगर कोई प्रमाण है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और यह जो है इंग्लैंड में सबसे पहले जारी हुआ था सन 1215 में। अब उसी को आधार बनाते हुए जब हमने अपने संविधान में अपने मूल अधिकारों की बात कही तो उसको हमने क्या नाम दिया, भारत का मैग्ना कार्टा। और इसको जो है लिखा गया किसमें, भाग 3 को कहा गया, ठीक? दूसरी बात, संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जो सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। मतलब क्या हुआ कि हमको अगर अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं, तो अगर इसके विरोध में सरकार कोई नियम या कायदा या कानून लाती है, तो क्या करेगा, उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है? यही बात कह रहा है कि सरकार अगर हमारे अधिकारों के विरुद्ध कोई नियम बनाती है, तो उसके विरुद्ध हम काम करने के लिए हमको ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है? और उसके बाद है उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि अगर कभी सरकार ने हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बनाया, तो पहली बात ये कि हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे, अपना विरोध दर्ज कराएँगे। दूसरी बात, उसको हटाने के लिए भी क्या कहा गया, उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है कि अगर मान लीजिए कभी गलती से कोई अधिकार बन ही गया, कोई कानून बन ही गया हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ, तो उसके लिए हम पुनर्याचिका भी डाल सकते हैं कि सर इस पर एक बार आप पुनर्याचिका क्या कहते हैं, पुनर्विचार कर लीजिए, ठीक है? और इसकी शक्ति किसको दी गई है? न्यायालय को दी गई है। भारत में मूल अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई पिटीशन डालना है तो इसकी शक्ति न्यायालयों को दे दी गई है कि अगर न्यायालय चाहे तो मूल अधिकारों के खिलाफ जो भी कानून बनाए गए हैं उनको वह क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ठीक है? अभी ये आपको आगे मिलेगा। तो मोटी-मोटी बात समझ में आई होगी, है ना? कि मैग्ना कार्टा क्या होता है और भारत का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, ठीक? अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के अनुसार मूल अधिकार के बारे में क्या-क्या बातें बताई गई हैं और यहाँ से कौन-कौन से सेंटेंस डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो बातें भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक? सबसे पहली बात ये कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों की सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात यह है कि सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना करके परिवर्तित कर सकती है, लेकिन आगे का सेंटेंस यूपीएससी में एज इट इज पूछा गया है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक?
अगर कोई कानून है तो उसको हम साधारण नियमों के द्वारा हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे मौलिक अधिकार में किसी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए साधारण कानून या साधारण विधेयक नहीं काम करेंगे। उसके लिए हमें संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। ठीक? और ये बात आपके यूपीएससी में एज़ इट इज़ पूछ ली गई है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो इसमें कह रहा है कि संसद के अलावा, अब देखिए, तो इसको मिटा दें, ये यहाँ वाला। यहाँ क्या लिखा गया है? संसद के अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। यूपी पीसीएस 2021 साफ शब्दों में पूछा गया है कि संसद के अलावा सरकार का कोई भी अंग, जैसे राज्य विधायिका, उत्तर प्रदेश की विधायिका किसी मूल अधिकार पर कोई कानून नहीं बना सकती। ठीक है? या कोई भी अलग बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी है संसद के अलावा, तो वो क्या करेगी? वह इस पर कानून नहीं बना सकती। ठीक? चलो भाई। तो ये बात हो गई, है ना? चौथी बात देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब उसको रोकने की शक्ति किसको दी गई है? तो यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने को रोकने के लिए शक्ति और इसका उत्तरदायी दायित्व न्यायपालिका के पास है। ठीक है? और किस न्यायपालिका के पास है? सभी के पास है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत। अगर उससे भी ज़्यादा आप अगर सक्षम हैं या इम्पोर्टेंट है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक? चलिए, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? अच्छा देखिए, इसमें पूरी समरी दी गई है, जहाँ पे हमने ये लिख दिया है मूल अधिकार एनसीईआरटी के अनुसार, इसमें पूरी समरी दी गई है। ठीक है? तो ये बात हो गई, है ना? अब देखिए, अगर मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की बात होगी, तो उसकी शक्ति किसको दी गई है? न्यायपालिका को दे दी गई है। 5वीं बात देखिए, साफ शब्दों में कह रहा है कि विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। देखिए, क्या कह रहा है कि अगर विधायिका या कार्यपालिका ने किसी कार्य द्वारा अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है, ठीक है? या उन पर कोई कानून बन गया है, तो उसको क्या करेगी न्यायपालिका? अवैध घोषित कर सकती है। ठीक? यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी से लिया गया सार है। ठीक है? इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। एक बात और कह रहा है कि लेकिन मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, वो निरंकुश या असीमित अधिकार भी नहीं है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति बनी, तो उसको हम कम या निरस्त भी कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है? वह सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अच्छा, किस पर वो डिपेंड करेगा? अभी आगे बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण या विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध लगा सकता है या लगा सकती है। ठीक है? सरकार जो हमारा है, वो मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक? तो ये 7 बातें जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखी थी पूरे मूल अधिकार के बारे में। अब अगला हम लोग बता देख रहे हैं कि मूल अधिकारों के बारे में स्टैंडर्ड बुक्स में क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ठीक? तीसरी बात यह है कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि जनमत के आदर्शों की उन्नति से है। मतलब लोगों का क्या मन है, उसकी उन्नति से है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम इसको संक्षेप में कहना चाहें कि मूल अधिकार के बारे में, तो इसमें ये कहा रहा है कि इसके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार। किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की सरकार ना हो। ठीक है? तो सरकार किसकी हो? कानून की हो।
ठीक है? मतलब कानून की अगर सरकार होगी तो वह कानून सब पर लागू होगा और एक जैसा ही लागू होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल पर्सन की कोई सरकार होगी, तो वह सरकार जो है उसकी हिसाब से काम करेगी। जैसे आज से कुछ साल पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तो किसी राज्य में कुछ नियम है, किसी राज्य में कुछ नियम है। सबके लिए एक जैसा नियम नहीं था। लेकिन अगर उसी देश में किसी कानून के तहत कोई शासन हो रहा होता, तो हर हर राज्य के लिए अच्छा एक ही होता। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो हमारा मूल अधिकार है, उसके तहत अगर कोई कानून बनता है, तो सबके लिए लागू होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई सरकार होगी, तो फिर ये लागू नहीं हो पाएगा, है ना? और 5वीं बात ये है कि मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ठीक है? ये कुछ बातें आपकी जो है यहाँ से लिखी गई हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7 आपका यूपीएससी 2022 में डायरेक्ट पूछा गया, सेम एज़ इट इज़, है ना? लेकिन उसके पहले एक बात और देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इसमें कह रहा है कि ये मूल इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चौमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मूलाधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। कि संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हैं और इस अधिकार के विरुद्ध अगर आप जाएँगे तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि राज्य हमारे खिलाफ, हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ कोई नियम, कोई कायदा, कोई कुछ भी लॉन्च ना करने पाए। ठीक है? 8वीं बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं। ठीक है? अर्थात न्यायालय द्वारा उन्हें संरक्षण प्राप्त है। मतलब वही बात फिर हो गई कि अगर मूल अधिकारों के खिलाफ कुछ भी नियम कायदा बनता है, तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 जो कि यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि वर्तमान में कितने हैं और जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास कितने मूल अधिकार दिए गए थे। तो इस नाते हमने दोनों बातें यहाँ पर लिख दी हैं। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में कुल 6 अधिकार हमारे पास हैं। 6 कौन-कौन से हैं और 7वां कहाँ पे काट के लगाया गया उसको भी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो जो पहला अधिकार दिया गया वो क्या दिया गया है? समता का अधिकार, कि सबके लिए समता होनी चाहिए, सब बराबर हैं। और इसके बारे में किस प्रकार से बराबर हैं, उसके लिए 4 अनुच्छेद लिखे गए हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 5 उसके लिए अनुच्छेद लिखे गए हैं। दूसरी बात स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 19 से लेकर के 22 तक, 19, 20, 21 और 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत अनुच्छेद 32। तो ये वर्तमान में हमारे 6 क्या हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। अब जो मूल अधिकार में जो 7वां हमारा था वो क्या था? वो भी जान लेते हैं। कल कल वाली क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ था। तो इसके बारे में लिखा गया कि जो हमारा 7वां अधिकार था जिसको वर्तमान में हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। ठीक है? इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा करके भाग 12 संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब देखो कई बार यह भी पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। वहाँ पर आपके ऑप्शन में लिख कर के आता है कि यह कैसा अधिकार है? तो वहाँ पे लिख कर के आएगा विधिक, विधिक का मतलब कानूनी, ठीक है? कानूनी अधिकार है। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अतः वर्तमान में कुल 6 हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कितने हमारे मूल अधिकार हैं। सबसे पहली बात एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ कि जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 7वें का नाम है संपत्ति का अधिकार जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और उसके बाद संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के का मिला करके एक कानूनी अधिकार के तौर पर रख दिया गया। ठीक? वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं, मूल अधिकार, 6 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनके अनुच्छेद आपको यहाँ पर बताए गए हैं, 14 से लेकर के 32 तक। ठीक? ये तो बात होगी कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स में इसके बारे में क्या-क्या बातें लिखी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी विशेषताएँ क्या हैं, मूल अधिकारों के फीचर्स क्या-क्या हैं। ठीक है? चलो भाई, सबसे पहली बात
कि मूल अधिकारों में से कुछ कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं और शेष सभी लोगों, जैसे कि भारतीय हो गए या विदेशी हो गए। अब विदेशी में भी शत्रु देशों को छोड़ करके जो हमारे शत्रु देश हैं जैसे पाकिस्तान, वहाँ के नागरिकों पर ये लागू नहीं होता है। अथवा या कानूनी व्यक्ति जैसे हमारे परिषद हो गए या कंपनियों के लिए हैं। ठीक। मूल अधिकार हमारे कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं और कुछ अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हैं, लेकिन विदेशी में भी जो जो हमारे शत्रु देश है उनसे नहीं, जो हमारे मित्र देश है उनके साथ। दूसरी बात कि मूल अधिकार क्या है, असीमित नहीं है, मतलब इनकी कुछ सीमा है। जैसे आपको 6 बताए गए तो सीमित है, लेकिन वाद योग्य हैं। अगर इनके हनन के संबंध में कोई बात आती है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, इसका मतलब है वाद योग्य हैं। आगे क्या लिखा गया है कि राज्य उन पर, कौन लगाएगा, राज्य उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करेगी। ठीक। तीसरी बात यह है कि इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ठीक। प्राधिकार का मतलब क्या होता है भाई, प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार या पदाधिकारी को पद के कारण प्राप्त कुछ विशेष अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राधिकार बोलते हैं। तो राज्य के पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपके मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, धारा 144। जबकि आपके भारत, आपको कहा गया है कि आप भारत में कहीं पर भी निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर धारा 144 लग गई तब क्या होगा, तब आप 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब देखिए आपके मूल अधिकारों का क्या हो रहा, हनन हो रहा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। तो इस नाते राज्य अगर चाहे तो आपके जो अधिकार है उनको कुछ मात्रा में सीमित कर सकता है। जैसे कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जाना प्रतिबंधित है, जैसे कोई सैन्य का कोई हमारा जो आर्मी है, अगर उसका कोई कोई मतलब बहुत सीक्रेट कोई जगह है, तो वहाँ पर भी अगर बाहर लिख दिया गया है कि यहाँ पर किसी का प्रवेश वर्जित है, तो मतलब वर्जित है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप वहाँ जा करके उनसे भिड़ जाएंगे कि हमारा तो मूल अधिकार है, हम कहीं भी टहल सकते हैं। तो कहीं का मतलब ये थोड़ी ना कि आपको जो जो भाग की सिक्योरिटी है आप उसमें ही घुस जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपके जो अधिकार हैं वो क्या हैं, सीमित हैं, असीमित नहीं हैं और वाद योग्य हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें कह रहा है कि यह न्यायोचित हैं, इनके उल्लंघन होने पर अदालत जाने की अनुमति है, लेकिन धारा 144 में पकड़े जाने के बाद नहीं, कि साहब हमको पकड़ लिए और हम वहीं टहल रहे थे, तो आपसे बताया जाएगा कि जब आपसे कह दिया गया कि धारा 144 लग गई है, आपको 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, घर से बाहर मतलब बिना किसी काम के नहीं टहलना घूमना है, तो काहे चले गए थे, है ना? तो उस परिस्थिति में नहीं, उसके अलावा अगर कभी सामान्य परिस्थितियों में आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए आप अदालत जा सकते हैं। और इसके लिए भी 2 आपके पास तरीके हैं, एक आपने हाई कोर्ट में जाइए या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो इसमें कह रहा है कि इन्हें सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि किसी साधारण विधेयक द्वारा। वही जो बात हमने अभी आपसे ऊपर बताई कि अगर आपके मौलिक अधिकारों में कुछ काट-छाँट करनी है, कम-ज़्यादा करना है, तो इसके लिए आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, ना कि किसी साधारण कानून से। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप संविधान का संशोधन कर रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जाए, और ये कौन कहता है? अनुच्छेद 368 कहता है। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि अगर आपको मौलिक अधिकारों के खिलाफ कुछ भी काट-छाँट करनी है, उसमें परिवर्तन करना है, तो आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो संविधान का मूल ढांचा है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन ना होने पाए। ठीक? और अनुच्छेद 368 यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। हर साल इससे एक सवाल आते हैं, जैसा कि इस साल ही पूछ लिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या-क्या कर सकते हैं? निरसन, परिवर्तन या स्थगन, तीनों या एक या दोनों या सभी। ठीक है? तो सब कर सकते हैं 368 के तहत।
तो जब हम 368 पढ़ाएँगे संविधान का संशोधन, तो वहाँ पे इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक? अगली बात यह है, पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अब देख रहे हैं? मूल अधिकारों को हम निलंबित भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। और राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होगा? जब हाँ आएगा टॉपिक तो बताएँगे, लेकिन यहाँ पर छोटा-सा बता दे रहे हैं कि जब कोई युद्ध हो रहा है या कोई विदेशी आक्रमण हो गया है और हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लग गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। और ये लगता किस अनुच्छेद के तहत है? 352 के तहत, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किस-किस को छोड़ करके? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, जीने के अधिकार को छोड़ करके। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है खुदकुशी कर लीजिए, कि हमारे देश में तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? और देखो इसमें एक बात और बताई जा रही है कि अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता, जब तक युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ना कर दी गई हो। अगर कहीं आंतरिक आपातकाल है, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। जब कोई बाह्य युद्ध चल रहा है या विदेशी आक्रमण हो गया है और हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तब अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 के 6 सभी मूल अधिकारों को हम स्थगित कर सकते हैं। इसी के आगे एक ठो नोट पॉइंट लिखा गया है। क्या कह रहा है? इसे सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकते, ठीक है? अगर कहीं आंतरिक क्या कहते हैं आपातकाल लगा हुआ है। आंतरिक का मतलब क्या? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। जैसे हमारी जो आर्मी है, वो कहते नहीं अब हम जो है देश पर शासन करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? औज़ार हैं, हथियार ह और हम इसी हथियार के बल पे जो है लोगों को मार करके, धमका करके यहाँ पर राज करना चाहते हैं, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि इन ऐसे इलाकों में भी इसका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून या सैन्य शासन जो असामान्य असामान्य परिस्थितियों में लगाया गया हो, अनुच्छेद 34 के अनुसार। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। जैसे कुछ ऐसी भी जगहें हैं भारत में जो सैन्य शासन के अंतर्गत आती हैं और वहां पर जाना आपके लिए प्रतिबंधित है, तो आप उसके खिलाफ जो है मुकदमा नहीं ठोक सकते कि साहब हमको जाने नहीं दे रहे हैं, हमको देखना है। तो देखना है तो कहीं और देख लो, है ना? अभी ज़रूरी थोड़ी है कि जो देश की सिक्योरिटी है आप उसी में आपको वही देखना है, तो ऐसा ना कीजिएगा, है ना? थोड़ा-सा अगर कोई कानून, कोई नियम बनाया गया है, तो उसपे ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो इसमें कह रहा है कि इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं। प्रवर्तित शब्द पर कल विस्तृत चर्चा हुई है। प्रवर्तित का मतलब क्या है? न्यायालय द्वारा लागू या खुद से लागू, मतलब लागू करवाना, ठीक है? तो कह रहा है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो स्वयं से लागू हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा। यूपीएससी में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पे चर्चा की गई है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा, संसद कि राज्य विधानमंडल? तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, देखो अगर मूल अधिकारों की बात है तो वो देश लेवल पे बात आती है, केंद्र की बात है। भाई हमको जो नियम, जैसे मान लो ये हमारा भारत देश है, तो जो नियम इस राज्य का होगा, जम्मू-कश्मीर के व्यक्ति का होगा, वही नियम या वही अधिकार हमको तमिलनाडु वाले को भी देना है, वही अधिकार हमको गुजरात वाले को भी देना है, वही हमको त्रिपुरा वाले को भी देना है। तो अगर पूरे देश पर किसी कानून को बनाने की बात होगी, तो कौन बनाएगा? ज़ाहिर-सी बात है संसद बनाएगी। लेकिन अगर किसी एक ख़ास करके राज्य, जैसे हमारा ये जो उत्तर प्रदेश है, अगर यहाँ के नागरिकों को कोई विशेष सुविधा देनी है, तो हमारा जो राज्य विधानमंडल है, वो उसको कानून बना लेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि अगर किसी कानून जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है या उसके संदर्भ में है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। और ये बात आपकी यूपीएससी में कई बार पूछी गई है, वहाँ पर विधानमंडल लिख कर के आ जाता है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 35 कह रहा है। ठीक?
तो ये कुछ बातें जो है इसके फीचर्स में आपको समझ में आई होंगी, मूल अधिकारों की जो विशेषताएँ हैं। और इन विशेषताओं से 2-3 बातें आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। ठीक? अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के तहत एक सवाल आपका अभी 2022 में यूपीएससी में पूछा गया था कि क्या सेल या ओएनजीसी या एएनजीसी, ठीक है, ये सब आपके राज्य के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? यही पूछा गया था, ठीक? तो वही बात हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं कि राज्य की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 12 में। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो ऐसी इकाइयाँ या निजी इकाइयाँ या एजेंसियाँ जो राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हैं, उनको हम राज्य का ही दर्जा देते हैं। ठीक? अब उसके लिए अनुच्छेद कौन-सा है? अनुच्छेद 12 है। ठीक? इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे। पहला, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार के क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। अगर इनका कोई अंग है तो उसको हम क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। दूसरी बात, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधान मंडल। तीसरी बात है, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड न्यास, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि, ठीक है। या अन्य सभी निकाय जैसे वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, तो इन सबको भी हम क्या मानेंगे? राज्य का ही दर्जा देंगे। ठीक? तो ये कुछ बातें आपके अनुच्छेद 12 में हो गई। और एक बात और है अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 के बारे में क्या बताया गया है? देखो, अनुच्छेद 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के असंगत होने पर या उनका अल्पीकरण होने पर करने वाली विधियां शून्य होंगी, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इनकी न्यायिक समीक्षा योग्य है। अगर कोई राज्य या केंद्र सरकार हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ कोई असंगत बात करता है, कोई संगत वाली बात नहीं करता है, उसके विरुद्ध में बात करता है या हमारे अधिकारों को कम करने की बात करता है, तो ऐसी बनाई गई सभी विधियों को क्या किया जाएगा? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जाएगा और उन विधियों को शून्य भी किया जा सकता है। यही बात बताई जा रही है कि अगर मूल अधिकारों के खिलाफ कोई ऐसी बात आती है जो असंगत हुई, तो उसके लिए हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं? निरस्त भी कर सकते हैं। ठीक है? न्यायालय के माध्यम से, ये बात। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि न्यायिक पुनराविलोकन, तो इसका संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है। दूसरी बात यह है कि यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, तो न्यायालय ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। और अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। हालांकि यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। और यह जो है यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, सन 2020 में पूछा गया सवाल है कि किन-किन अनुच्छेदों के तहत न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति संविधान को दी गई है। तो 3 अनुच्छेद हैं, कौन-कौन से? 13, 32 और 226। 13 क्या कहता है कि अगर मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बना, तो उसको जो है न्यायालय में पेश करके उसके खिलाफ समीक्षा करवाएँगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको हम रद्द भी करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ठोक सकते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, अपने हाई कोर्ट में जाना है, तो 226 के तहत अनुच्छेद 230 आपको यह शक्ति देता है कि आप उसके खिलाफ मुकदमा न्यायालय में ठोक सकते हैं। ठीक है? खैर ये ना करिएगा, मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है आज की क्लास की हो गई हैं। अब जो हमारी क्लास होगी उसमें इन्हीं बातों को हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ समरी जानी है कि आखिर मूल अधिकार हमारे होते क्या हैं, एनसीईआरटी में क्या बातें बताई गई हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें क्या बातें बताई गई हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएँ क्या हैं,
ठीक है? उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ बातें हमने जान ली हैं। अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या क्या है। अगर हमने आपसे कहा कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, तो 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। साथ में अगर कहीं कुछ अपवाद की बात आती है, जैसे यहाँ पे देखिए समता के अधिकार का अपवाद है। ऐसा नहीं है कि अगर समता का अधिकार बन गया तो वो सबके लिए लागू हो रहा है। समता का अधिकार है, ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष लोगों के लिए इसका अपवाद भी है। तो ऐसे बहुत सारे अपवाद भी आते हैं जो कि यूपीएससी और आपका स्टेट पीसीएस बहुत आराम से आपसे सवाल पूछ लेता है। तो हमको अपवाद जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर भी आपका अपवाद है, अनुच्छेद 15 में भी है, 14 में भी है और यहाँ से आपका यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है। ठीक है? ये कुछ बातें हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।